मित्रों, उस दौर से इस दौर तक उपन्यास का 7वां अध्याय प्रस्तुत है। इससे पहले के 6 अध्यायों में आपने देखा कि विद्याधर हरिद्वार में आकर बस जाता है। फिर उसके 3 पुत्रों में से 2 विदेश गमन कर जाते हैं, जबकि तीसरा पुत्र भारत में ही रह जाता है। तीसरे पुत्र के रूप में रंजन बाबू के परिवार में पत्नी, बेटे और बहू अपने मर्यादित आचरण से विमुख हो जाते हैं। रंजन बाबू के पौत्रों को हिल स्टेशन के अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने भेज दिया जाता है, जबकि रंजन बाबू के घर में घोर अनैतिक कृत्य किए जाने लगते हैं। मित्रों, आगे की कहानी सुनिए। इस अध्याय का शीर्षक है समलैंगिकता। पूरी दुनिया के खगोल वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के लोगों को आगाह कर रखा था कि दिन में लगने वाले सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से कोई न देखे, बल्कि काले चश्मे से या पानी में उसकी छाया देखे, अन्यथा आंखों की रोशनी भी जा सकती है या आंखों का कैंसर भी हो सकता है। लेकिन रंजन बाबू ने निश्चयात्मक भाव से सोचा, मैं तो नंगी आंखों से ही इस विचित्र खगोलीय घटना को देखूंगा जो इस ब्रह्मांड में काफी समय के बाद होने जा रहा है। वे खुद से हंसकर भुनभुना पड़े, जब मैं लोगों द्वारा दुराचार की घिनौनी घटनाएं देखकर भी अंधा नहीं हो रहा हूं, तो इस दुर्लभ सूर्य ग्रहण को देखने से मैं अंधा क्यों होऊंगा? आखिर ऐसा सूर्य ग्रहण मेरे जीवन काल में फिर देखने को नहीं मिलेगा। लिहाजा अगर अंधा हो भी गया तो मुझ में अब जीने की ज्यादा इच्छा कहाँ रही। सो वे बाहर ग्रीन लॉन में कुर्सी लगाकर बैठ गए, चौंधियाते सूरज पर टकटकी लगाए हुए और यह सोचते हुए कि प्रकृति की हर बात और हर घटना अनुशासित होती है तथा इसका लक्ष्य सृजन का कल्याण करना ही होता है। हाँ, प्रकृति के खिलाफ जाने पर विनाश और अनिष्ट को ही आमंत्रण देना है। अब वह प्राकृतिक चीजों का निरादर या कुदरत के कानूनों की अवहेलना, चाहे ऊपर आसमान में हो या इस पृथ्वी पर कहीं भी, जैसे कि उनके शहर के इस मोहल्ले में या अपने ही घर में। कुछ ऐसे ही सोच विचार में डूबे हुए और खुद से बहसबाजी करते हुए उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि कब सूरज पर कालिमा छाने लगी। उन्होंने जब सिर उठाकर देखने की जरूरत की तो गेट से उनकी बड़ी बहू सविता का बॉयफ्रेंड अश्वनी आहिस्ता से चोर कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ और बड़े हक से दरवाजा खोलकर, शायद चिटखनी नहीं लगी हुई थी, अंदर घुस गया। दोनों बेटे धीरेन्द्र और सुरेंद्र अपने अपने ऑफिस पहले ही जा चुके थे और लगभग यही समय है जबकि अश्वनी उनके घर आ धमकता है। किसी भी मौसम में, चाहे अंधाधुंध बारिश हो रही हो, तेज ठंड से बदन अकड़ रहा हो, सूरज से अंगारे बरस रहे हों, या ऐसे सूर्य ग्रहण के दौरान भी जबकि प्राचीन परंपरा के अनुसार ग्रहण लगने के समय कई प्रकार के परहेज, संयम और त्याग के नियम बताए गए हैं, जिनका अनुपालन हर संस्कारी परिवार में किया जाता है। पर इससे अश्वनी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? निठल्ले के पास कोई काम धाम या रोजगार तो है नहीं। क्या वह सविता के पैसों पर ही पलता है? आखिर इसका खाना खर्चा और बेशकीमती पाले गए शौकों वाली जिंदगी कैसे चलती होगी? क्या धीरेन्द्र ही अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इसे देता है? जरूर देता होगा, क्योंकि उसका अपनी बीवी के साथ जो समझौता हुआ है कि तुम बॉयफ्रेंड रखो और मैं गर्लफ्रेंड, दोनों इस बारे में न तो कोई तकरार करेंगे न ही कोई लफड़ा खड़ा करेंगे। यूं भी अश्वनी के पास रुपए पैसे की क्या कमी है? बाप का जो काला कारोबार चल रहा है, शहर भर में दर्जनों शराब के ठेके और प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा, गुंडागर्दी में तो वह शहर का नामजद डॉन है। पुलिस भी उस पर हाथ डालने की गुस्ताखी नहीं कर सकती। चौधरी नामधारी सहरावत का नाम सुनकर छोटे मोटे अपराधी तो यूं ही दूम दबाकर किसी कोने कुचरे में दुबक जाते हैं, जबकि सज्जन लोग भोर में उसका नाम किसी के मुंह से सुनते ही इस तरह चौंक उठते हैं जैसे कि घर से निकलते ही किसी काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया हो।
किंतु कुछ दिनों से रंजन बाबू अश्वनी की घर में मौजूदगी के बावजूद सुकून से सांस ले पा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई महीने भर से छोटी बहू नीता की वही सहेली अरुणिका उससे मिलने आ जाया करती थी। अरुणिका थी भी एकदम अकेली, क्योंकि जैसा कि उन्हें बताया गया था, उसकी माँ कुछ सालों पहले अकाल मौत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सौतेली माँ ने उसे घर में यातना देकर और फफ्तियाँ कस कस कर उसका जीना हराम कर दिया था। पर रंजन बाबू को इस बात से सुकून था कि अरुणिका के घर में रहने से अश्वनी और सविता को तनिक उसका लिहाज तो करना ही पड़ता होगा। वैसे भी उन्होंने आते जाते अश्वनी की गतिविधियों पर अरुणिका को कई बार घृणा से मुंह बिचकाते हुए देखकर यह कयास लगाया था कि बुरी बातों से घृणा करने वाली यह लड़की भली तो होगी ही, जो आवारे अश्वनी के लिए खास नफरत का इजहार करती है। रंजन बाबू अपनी ख्याली दुनिया से जगे तो दिन में ही इतना अंधेरा पाकर कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। विस्मय से सूरज को एकटक देखते रह गए, जो जलकर बिल्कुल काली हो गई रोटी की तरह लग रहा था, जबकि उसके किनारे तनिक सुनहरे दिखाई दे रहे थे। वे चित्कार उठे, हे सूर्यदेव, ये आपकी कैसी लीला है? मुझे दिन भर में आपके मुख्यतया 3 रूप दिखाई देते हैं। सुबह आपके उदय के समय सुनहरे रूप में, दोपहर को चांदी की तरह चौंधियाते हुए और शाम को अस्ताचल की ओर जाते हुए लाल रंग में। पर ये चौथा दुर्लभ रूप देखकर तो मैं हैरान हूँ। वे उसे तब तक अपलक देखते रहे जब तक कि उस पर छाई कालिमा धीरे धीरे छंट नहीं गई। वे फिर से बुदबुदाने लगे, हे सूर्यदेव, आप सत्य के साक्षात अवतार हैं, सत्य के भौतिक रूप हैं। अभी जो झूठी कालिमा आपके ऊपर पसरी हुई थी, उसे आप चीर कर फिर से अपने सनातनी स्वरूप में आ चुके हैं। क्या मैं ऐसा परिवर्तन अपने निजी जीवन में कभी नहीं देख पाऊंगा? तभी उनके पीछे कंधे पर किसी के स्पर्श से और तदनंतर पीछे से ही उनकी आंखों को किसी के द्वारा मूंदे जाने पर वे बच्चे की तरह कंधे झुकाकर चहक उठे, प्रताप, विक्रम। तब उन्होंने कंधे पर रखे हुए पहले हाथ को पकड़ा, फिर आंख मूंदने वाले हाथ को। विक्रम सिन्हा ने आश्चर्य से मुंह बा दिया, अरे रंजन, तुम्हें कैसे पता चला कि हम दो हैं और हम दोनों ही प्रताप और विक्रम हैं? रंजन बाबू बोले, तुम दोनों तो मेरे शरीर के बाजू हो। अब ये दिमाग कैसे नहीं पहचान पाएगा कि ये बायां बाजू है या दायां बाजू? यानी कि तुमने खुद को दिमाग साबित कर दिया और हम दोनों को दायां और बायां बाजू, जो दिमाग की हिदायत पर ही चलते हैं। मतलब यह कि तुम हम तीनों में श्रेष्ठ हो। प्रताप ने ठहाके लगाए। अपने दोस्तों से मिलकर रंजन बाबू की सारी चिंताएं धूप में भाप की माफी पता नहीं कहाँ गुम जाती हैं। बहरहाल उनकी गलबहियां में वे घिसटते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। फिर सोफे पर पैर चढ़ाते हुए विक्रम ने उनके चेहरे पर निगाहें जमा दी। रंजन, तुम तो सारा को छोड़ छाड़ कर सूर्य ग्रहण का दीदार करने में ऐसे खोए हुए थे जैसे कि प्रताप क्रिकेट मैचों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्या है सूर्य ग्रहण और क्रिकेट मैच में? प्रताप सोच में पड़ गए, जबकि रंजन बाबू तपाक से बोल उठे, विक्रम, आज मुझे सूर्य ग्रहण में मेरी पूरी जिंदगी दिखाई दी। वो कैसे? विक्रम ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। वो ऐसे कि उदय से अस्ताचल तक सूरज की दैनिक यात्रा में ऐसा कुछ भी नया नहीं रहता जिसकी तुलना एक विशिष्ट जीवन चक्र से की जा सके। पूरब दिशा से रोज निकलना, फिर रास्ते भर घटाओं के साथ लुका छिपी खेलते हुए अस्ताचल में सोने चला जाना, यह तो सूरज की आम दिनचर्या है। पर आज मैंने सूरज को कुछ समय तक अत्यंत बुरे समय से जूझते हुए और फिर उभरते हुए देखा। मुझे एहसास हो रहा था कि अंधेरों से घिरा हुआ सूरज इसलिए उदास था क्योंकि वह अपना उजाला फैला नहीं पा रहा था। इस कारण वह विक्षिप्त भी था, किंतु उसने अपना धीरज नहीं खोया और उसने अपने ऊपर छाई कालिमा को
अंततोगत्वा परास्त कर ही दिया। विक्रम गंभीर हो गया। पर इसमें तुम्हारा जीवन तो मुझे कहीं नजर नहीं आता, वह कहाँ है? नजर आता है ना, इस समय मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे ग्रहण के समय सूरज की थी। अपनी बात मनवाने के लहजे में वे बोले। विक्रम ने आश्चर्य में आंखें मिचमिचाई। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस वक्त गर्दिशों से घिरा हुआ हूँ और बदकिस्मती की कालिमा में डूबकर मैं घुटता जा रहा हूँ। चुप्पी साधे बैठे हुए प्रताप दीवान भी यकपयक बोल पड़े। विक्रम, रंजन सही कह रहा है। तब विक्रम ने बड़ी संदेहास्पद दृष्टि से उन्हें देखा। रंजन बाबू बोले, तुम्हें क्या पता है मेरी बदकिस्मती के बारे में? मुझे जो पता है वो तुम्हें भी नहीं पता होगा। बंदा दूर दूर की खबर रखता है। प्रताप के चेहरे पर हिचक नाम का नामो निशान तक नहीं था। रंजन बाबू को लगा कि जैसे प्रताप दीवान कोई मजाक कर रहे हों। उन्होंने पूछा, अच्छा, ये बताओ कि मैं किन गर्दिशों से घिरा हुआ हूं? पहले कसम खाओ कि तुम मेरी बात सुनकर उत्तेजित तो नहीं हो जाओगे। प्रताप ने उनके चेहरे के आगे उंगली घुमाते हुए सुनिश्चित किया। रंजन बाबू ने विक्रम और प्रताप को बारी बारी से संशय से देखा। फिर प्रताप से बोले, तुमने तो मुझे बड़े कश्मकश में डाल दिया है। अच्छा बताओ, क्या बताना चाहते हो मेरे बारे में? प्रताप दीवान फुसफुसाकर बोले, रंजन, तुम्हारे लिए एक बड़ी चिंताजनक बात है कि तुम्हारा छोटा बेटा सुरेंद्र और छोटी बहू नीता दोनों समलैंगिक हैं और वे आपसी सहमति से घर से बाहर जाकर समलैंगिक रिश्ते बनाते हैं। रंजन बाबू आग बबूला हो उठे। क्या बकते हो प्रताप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है रंजन, मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। रंजन बाबू सोच में पड़ गए। आखिर प्रताप तो मेरा खैर ख्वाह है, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? प्रताप बोला, अरुणिका नाम की एक औरत तुम्हारे घर रोज आती है ना? हाँ, वह उसकी समलैंगिक पार्टनर है। तुम इस बात की छानबीन खुद कर सकते हो। मैंने दोनों को विजय मार्केट की उस बदनाम कोठी में जाते हुए अक्सर देखा है, जहां ऐसी लड़कियां जमा होती हैं और अप्राकृतिक रिश्ते बनाती हैं। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मुझे एक पत्रकार से पता चला है जो काफ़ी समय तक मेरे साथ न्यूज़ ब्यूरो में काम करता रहा है और जो मेरा विश्वास पात्र भी है। उसने कई समलैंगिकों की वीडियो भी यूट्यूब और इंटरनेट पर वायरल की है। मुझे भी उसने दिखाया है। पर हैरानी तब हुई जबकि एक वीडियो में तुम्हारी बहू नीता को देखा। मैंने तो उस पत्रकार से वह वीडियो तत्काल छीनकर नष्ट कर दिया और उसको कसम खिलाई कि वह नीता की वीडियो कभी वायरल नहीं करेगा, क्योंकि नीता मेरे लंगोटिया यार रंजन कुलकर्णी की बहू है। रंजन बाबू को लगा कि जैसे उनके बदन का सारा खून ही निचुड़ गया हो और वे निष्प्राण हो गए हों। वह बेहद संजीदा हो गए। घर में कितने अनैतिक कार्यकलाप चल रहे हैं ये उन्हें ही नहीं पता। प्रताप फिर बोले, सुरेंद्र भी समलैंगिक है। रंजन बाबू के कान खड़े हो गए। अच्छा? उनकी तो जैसे चीख निकल गई। उसी पत्रकार ने मुझे बताया कि नीता का पति भी इस तरह के रिश्ते बनाने का शौक रखता है। उसे तुमने कहाँ देखा है? उस बदनाम कोठी की ऊपरी मंजिल में समलैंगिक औरतों का जमावड़ा होता है और निचली मंजिल पर समलैंगिक मर्दों का। तुम्हारा बेटा ऑफिस से निकलकर पहले वहीं जाता है, जबकि तुम्हारी बहू नीता कोई 5 बजे शाम को इसी अरुणिका के साथ तुम्हारे घर से निकलकर वहां पहुंचती है। आज तुम इन दोनों पर नज़र रखना और हाँ, ये भी देखना कि नीता शाम को सुरेंद्र के साथ ही वापस घर आती है। मतलब साफ है, बहू बेटे इस अनैतिक काम को मिली भगत से और आपसी रजामंदी से कर रहे हैं। प्रताप और विक्रम के जाने के बाद रंजन बाबू अंतर्द्वंद से बेहद बेचैन हो गए। बड़ी बहू के बॉयफ्रेंड की घर में मौजूदगी ने पहले ही उनका दिमाग खराब कर रखा है। वे पुनः लान में आकर कुर्सी लगाकर बैठ गए। ढलते हुए सूरज से आंखें मिलाने में भी उन्हें अपराध बोध सा हो रहा था। सूरज भी क्या सोचेगा कि यही वह रंजन है जिसे खुद पर बड़ा गुरूर है, जो आदर्श का पुतला बना फिरता है, जबकि उसका परिवार गंदे नापदान में परिवर्तित होता जा रहा है। बहरहाल, जब पत्नी रोहिणी मायके चली जाती है तो हालात और भी बेकाबू हो जाते हैं।
वह जैसी भी है उसका परिवार पर अंकुश तो बना ही रहता है। वे अपने माथे पर हाथ रखकर चिंता सागर में डूब गए। प्रताप ने जो कुछ भी बताया उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रताप ने मुझे आगाह किया है। हाँ, मुझे अपने बहू बेटे को इस अंधी सुरंग में बहुत दूर जाने से पहले ही रोकना होगा। तभी उनका ध्यान भंग हुआ। नीता की सहेली अरुणिका उसकी कमर में हाथ डाले हुए गेट पर नजर आई। नीता ने जाते हुए कहा, बाबूजी, मैं अरुणिका के घर जा रही हूँ। मैंने तो आपको बताया ही है कि उसकी सौतेली माँ इसे टार्चर करती है। कुछ देर मैं इसके साथ इसके घर रहूँगी और फिर वहीं से सुरेंद्र को फ़ोन कर दूंगी कि वो ऑफिस से लौटते हुए मुझे अरुणिका के घर से पिकअप कर ले। रंजन बाबू ने घृणा से मुंह फेर लिया, क्योंकि उस समय नीता अरुणिका की अपेक्षा ज्यादा और ताना लग रही थी, जबकि अरुणिका में मर्दानगी झलक रही थी। उन्हें लगा कि अरुणिका उसकी बहू पर हावी रहती होगी और नीता के साथ रिश्ते बनाने में वह पुरुष जैसी भूमिका निभाती होगी। रंजन बाबू ने फिर सिर उठाकर उन्हें देखा, पर दोनों तेजी से बाहर निकल गईं। आज पहली बार उनके मुंह से अपनी बहू के लिए एक भद्दी सी गाली निकली। उन्होंने गेट पर खड़े चौकीदार से कहा, गेट बंद कर दो और बाहर से मेरे लिए चाय लाओ। तदनंतर वे ड्राइंग रूम में आ गए। घर के भीतर से सविता और अश्विनी की खुसर फुसर साफ सुनाई दे रही थी। वे खुद से बड़बड़ाए, इस अजाचार जानवर के भी जाने का समय हो गया है। तभी सचमुच उनके सामने अश्विनी नजर आया, जो तेजी से सीढ़ियां लांघते हुए बाहर उछल हो गया। उसके बाद चौकीदार ने उन्हें चाय ला कर दी और कहा, साहब जी, क्या बात है, आज बड़े उदास नजर आ रहे हैं। उन्होंने फीकी मुस्कान के साथ कहा, घिनावन, आज सूर्य ग्रहण देखने के बाद मन बहुत चंचल है। जी कुछ भी करने का नहीं कर रहा है। मन में चिंताओं की बाढ़ उमड़ रही है। घिनाओं ने खुशामदी लहजे में कहा, नीता बिटिया के आने पर मैं उनसे कहूँगा कि वे आपके सिर पर कोई ठंडा तेल रख दें। इससे आपकी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद वे चौकीदार से काफ़ी देर तक बातें करते रहे, लेकिन उनकी नज़र तो लगातार घड़ी पर टंगी हुई थी, जैसे कि वे घड़ी की सुई की नोक पर कोई संकल्प ले रहे हों जिसे वे अभी पूरा करेंगे। कोई 8:30 बजते ही गेट पर हलचल हुई। चौकन्ना होकर वे जैसे ही उठ खड़े हुए, चौकीदार उठकर गेट खोलने चला गया। बहरहाल वे आज सुरेंद्र और नीता की कुछ अलग ढंग से खबर लेने के मूड में थे, पर दोनों के हाव भाव कुछ बदले बदले से लग रहे थे, जैसे कि वे पूरी तैयारी से आए हों। और उन्होंने आते ही पहले एक लड्डू उनके हाथ में थमाया, फिर विनीत भाव से खड़े हो गए। सुरेंद्र बोला, बाबूजी, आज मंगलवार है ना? ऑफिस से लौटते हुए मैं नीता को अरुणिका के घर से लेते हुए सीधे हनुमान मंदिर चला गया था। रंजन बाबू उसके इस सफेद झूठ से अंदर से तिलमिला रहे थे, पर सुरेंद्र और नीता के माथे पर मंदिर का तिलक लगा हुआ देख तनिक शांत भाव से बोले, विजय मार्केट में कोई हनुमान मंदिर भी है क्या? मैंने तो उधर से आते जाते कभी नहीं देखा। सुरेंद्र को लगा कि जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसने किंचित अपराध बोध से नीता की आंखों में झांका, फिर बात बनाने लगा, बाबूजी, हम ज्वालापुर वाले हनुमान मंदिर से ही तो आ रहे हैं। ऑफिस से आते हुए पहले अरुणिका का घर पड़ता है, उसके बाद हनुमान मंदिर। मैं नीता को अरुणिका के घर से लेते हुए मंदिर दर्शन करने गया था। बाप रे, आज मंदिर में कितनी भीड़ थी। बहरहाल हमें विजय मार्केट से क्या लेना देना। रंजन बाबू ने उसे और नीता को घूरते हुए देखा। दोनों को लगा कि जैसे उनकी नज़र तेज छुरी से भी ज्यादा धारदार है, जो उनकी आंखों को भेदती हुई कलेजे तक उतरकर लहूलुहान कर गई है। पर नीता चुप नहीं रही। हम दोनों हनुमान मंदिर से ही तो आ रहे हैं। क्या माथे पर लगा यह मंदिर या सिंदूरी टीका और आपके हाथ में प्रसाद के तौर पर यह दलबेसन का लड्डू इसके पक्के सबूत नहीं है? रंजन बाबू को लगा कि बहू बेटे के इस अनैतिक क्रिया व्यापार के बीच में मंदिर को डालकर एक अनैतिक झूठ को सत्यापित करने के लिए खुद ईश्वर को साक्षी बनाया जा रहा है। आक्रोश में उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे।
बहरहाल जब आंसुओं की वे बूंदें उनकी हथेली पर गिरी तो उन्हें अचंभा हुआ कि वे इतनी गर्म कैसे हो सकती हैं, जैसे कि वे उबलते पानी की गरम गरम बूंदें हों। मित्रों, यह 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब यह अदना सा उपन्यासकार खुलकर सामने आ रहा है। जिन दुराचरणों का मखौल उड़ाने के लिए लेखक संकोच करते हैं अथवा ऐसा कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं, उनका नग्न चित्र प्रस्तुत करने में इस उपन्यासकार को कोई हिचक नहीं हो रही है। धन्यवाद।